अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन चैनल। तो मैं हूं हसन, मैं नज़ीर, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है अल जवारी किल्ड हैज ड्रोन बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो आइए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। अलकायदा का सरगना यानी सर्वे सर्वा ऐमान अल जवाहिरी मारा गया। ये 9/11 हमला का एक मास्टरमाइंड था। देखिए 9/11 हमला हुआ था। 9/11 2011 में 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। देखिए जब अमेरिकन भाषा लिखते हैं ना तो उससे पहले महीना लिख देता है सब, अब बाद में तारीख लिखता है सब। तो जैसे ये 9 जो लिख रहा है ना, ये महीना है, सितंबर महीना। अभी अगस्त 8वां चल रहा है, सितंबर 9 आएगा तो सितंबर पहले लिखता है। तो 9 सितंबर 2001 को हमला हुआ था और हम लोग पहले तारीख लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ हुआ था 26/11 यानी 26 नवंबर, तो हम लोग पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद महीना लिखते हैं। ICBSE वाला जो है सब ना पहले महीने में लिख देता है सब, उसके बाद डेट लिखता है सब। तो ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे धमाका से उड़ा दिया था। उसके बाद से तो अमेरिका इनको खोज रहा था और 10 साल बाद मार के गिराया। 2001 में इसने हमला किया और 2011 में अमेरिका ने एबटाबाद से मार के ओसामा बिन लादेन को गिरा दिया यहाँ पर 2 मई 2011 को। यानी 10 साल बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का बदला ले लिया था। इस बदले में जो एबटाबाद मारा गया था वो भारत की सीमा से महज 25 से 30 किलोमीटर था। पाकिस्तान के एबटाबाद में उसे मारा गया था। इस ऑपरेशन को अमेरिका के सील कमांडो ने, नेवी के सील कमांडो ने इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया था। लेकिन इस हमले का जो मेन मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन तो फेस था, जबकि पूरा बैकग्राउंड पूरी संभालता था ऐमान अल जवाहिरी। ये पेशे से एक डॉक्टर था, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था। तो ये सब पढ़े लिखे थे सब, पता नहीं कैसे इधर चला आया सब यहाँ पर। हम लोग के यहाँ तो छोट मोट गुंडा तबाही मचा देता है। तो देखते हैं विकास दुबे वगैरह, ये जो इंटरनेशनल है सब, भयानक भयानक मारता है सब, होलसेल में उड़ाता है सब। तो ओसामा बिन लादेन एक फेस वैल्यू था अलकायदा का, जबकि सारा अंदर का ऑपरेशन ऐमान अल जवाहिरी देख रहा था। तो 2011 में जैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया तो अगला जो पूरा इसका सुप्रीम कमांडर, जिसे ये लोग कहते हैं सरगना, वो ऐमान अल जवाहिरी बना। ऐमान अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका पहले बहुत बार किया, कई बार इसके प्रयास असफल रहे। तो इसकी टोटल जिम्मेदारी CIA को सौंप दिया गया। ऐमान अल जवाहिरी की रेकी CIA कर रही थी। इसे फरवरी में ही इनपुट मिल गया था कि ऐमान अल जवाहिरी हक्कानी ग्रुप के साथ मिलकर काबुल में शिफ्ट हो गया। तो इसने काबुल के आसपास के घरों की रेकी करने चालू किया। इसने क्या किया, CIA ने महिलाओं को भर्ती किया और वहां की महिलाओं को उस एरिया की रेकी करने के लिए दिया गया। तो काबुल के एक बिल्डिंग में पाया गया कि यहाँ ऐमान अल जवाहिरी जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति आता है खिड़की पर। तो यहां से कुछ दूरी पर ड्रोन कैमरास को फिट किए गए और सैटेलाइट इमेजिंग ड्रोन से फिगर लाया गया, जिससे यह पता चल गया कि ऐमान अल जवाहिरी अक्सर इस बालकनी में आता है और यह कंफर्म हो गया कि अल जवाहिरी है। तो इसको जो बाइडेन ने परमिशन दिया और संडे के दिन ऐमान अल जवाहिरी को ड्रोन से एक मिसाइल अटैक किया गया जो सीधे इसके छाती पे घुस गया और ब्लास्ट कर गया। इस ड्रोन के ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई, केवल ऐमान अल जवाहिरी मरा। और देखिए अगल बगल की बिल्डिंग को भी ज्यादा लॉस नहीं हुआ, केवल वो रेलिंग गया है। इसको मारा गया था रीपर मिसाइल से, रीपर ड्रोन से। ये रीपर ड्रोन एक हमलावर ड्रोन है, एक बहुत लंबे समय तक इंड्योरेंस कर सकता है हवा में। इसमें हेलफायर मिसाइल लगाई गई थी। इस हेलफायर मिसाइल की खासियत है कि आगे वाले भाग में इसमें गाइडेंस सिस्टम है और पीछे वाले भाग में फ्रेगमेंटेशन है। मतलब इस फ्रेगमेंटेशन मतलब ये नोकीले नोकीले इसमें धातु के रॉड होते हैं जो सीधे किसी के व्यक्ति के अंदर घुस सकते हैं। और इसे मारा गया जब, तो ये सीधा यहाँ पे ऐमान अल जवाहिरी खड़ा था, सीधे आके एकदम छाती पे घुस गया। किसी को पता भी नहीं चला। ये ब्लास्ट नहीं होता है बल्कि धारदार चाकू की तरह शरीर के अंदर घुस जाता है और ऐमान अल जवाहिरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद सारे आतंकवादी एक हो गए सब, अलकायदा, तालिबान और पाकिस्तान में पन रहे जो पाकिस्तान का तालिबान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, TTP जो है, वो सब एक हो गए। और इन तीनों को ये लगने लगा है कि इस हमले में पाकिस्तान ने इसका साथ दिया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी सॉफ्ट हुआ है आतंकवाद के मुद्दे पर। अमेरिका जिस तरह से कहता है आतंकवादियों को, पाकिस्तान अब उस तरह से दबाने लगा है क्योंकि इनके पास भिखमंगे हो गए, पैसे नहीं है यहाँ पर। तो अब ये तीनों मिलकर इनसे दुश्मनी कर लिया। अब इन चोटों को समझ में आ रहा है कि सांप पालेंगे तो एक दिन तुम्ही को काटेगा यहाँ पर। अब क्या हुआ है कि अमेरिका यहां पर, इसी बीच बलूचिस्तान, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है बलूचिस्तान। 2030 में बलूचिस्तान टूट के अलग होगा। पहला विभाजन पाकिस्तान का हुआ बना जब 1947 में, 1971 में यहां हुआ, 2030 में यहां हो गया। बलूचिस्तान में बाढ़ आया हुआ था और बलूचिस्तान में यहां से आर्मी के टॉप कमांडर्स का हेलीकॉप्टर जा रहा था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी वहां बलूचिस्तान रिबल्स ने हमला किया था। इस हमले कहिए या दुर्घटना कहिए, इसमें यह पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और उसमें टॉप लेवल के अधिकारी थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ये अगले सेना प्रमुख होने वाले थे और इमरान
खान के काफी करीबी थे, हमारा चचवा तो ऐसे ही गया ससुरा, उसका करीबी मारा गया। दूसरा ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ये ब्रिगेडियर रैंक के थे। ब्रिगेडियर खालिद, ये इतने बड़े बड़े अधिकारी थे। मेजर अहमद, मेजर मन्नान, ये इतने बड़े बड़े अधिकारी इसमें मारे गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुर्घटना भी हो सकता है और साथ में ये भी हो सकता है कि बलूचिस्तान रेबल्स ने यह किया है। देखिए पाकिस्तान अलकायदा के मारे जाने से यहाँ पे एक बलूचिस्तान रिबल आतंकवादी मतलब उग्रवादी पहले से अलगाववादी है। यहाँ तहरीके तालिबान है जो पाकिस्तान को कहता है कि जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा किया हम पूरे पाकिस्तान को कब्जा करेंगे। यहाँ अलकायदा मराया है वो ऐसे ही भड़का हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, और तालिबान का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। अब सारे आतंकवादियों की वजह से पाकिस्तान क्या हो चुका है, पीस गया है, और बहुत जल्दी अब उसका यह वाला एरिया बलूचिस्तान हाथ से जाने वाला है। इसको समझिए कैसे। देखिए पाकिस्तान के पास पैसे की कमी थी तो पाकिस्तान बहुत बार अमेरिका से कहा, अमेरिका ने तो फोन भी नहीं किया पाकिस्तानियों को यहाँ पर। तो वहां के जो सेना प्रमुख थे उन्होंने जो बाइडेन से डायरेक्ट कहा कि हम आतंकवाद के खात्मे में आपकी मदद करेंगे, लेकिन प्लीज आप आईएमएफ को कहिए कि वो इन्हें लोन प्रोवाइड करे। तो आईएमएफ कुछ हद तक विचार कर रहा है लोन का, इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान ने भी इसमें बहुत हेल्प किया होगा अमेरिका का यहाँ पर। अब पाकिस्तान के पास पैसे है नहीं, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है, इनके पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार एकदम गिर चुका है, $8 बिलियन का है। इन चोटों के पास $8 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है और कर्जा इनके पास $250 बिलियन का। ये चोटा किस यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़े हैं सब हमको नहीं समझ में आ रहा है। औकात है 8 बिलियन की, पैसा लिए हैं $250 बिलियन की, और इनका 1 रुपया, पाकिस्तान का 1 रुपया, जो पाकिस्तान का जो रुपया है इतना नीचे गिर गया है कि $1 240 रुपया पहुंच चुका है। तो अब इतना महंगाई, अभी हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ $1 69 से 80 रुपए के बीच में, 80 राउंड द फिगर, 80 से थोड़ा बहुत आगे पीछे की ओर जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं 3 गुना भयानक, तो हमसे 3 गुना महंगाई में जा रहा है यहाँ पे। जबकि आबादी देखिए कितना कम है, उत्तर प्रदेश बराबर आबादी है, ये छोटा सबसे इतनी चुकी आबादी को नहीं संभाल पा रहा है, क्या कहेगा सब इसको। तो खैर अमेरिका कुछ हद तक मदद कर रहा है, लेकिन जैसे अमेरिका मदद करेगा आतंकवादी इनके ऊपर चढ़ जाएंगे सबकी ससुरा, तूने हमको क्या कर दिया, मरवा दिया। अब इनके पास पैसे नहीं है, अब ये जाएंगे कहाँ पे, अपनी जनता को भूखे मरने तो छोड़ेगा नहीं कोई भी देश, तो लोन भी चुकाना है। तब ये गए लोग लोन मांगने कहाँ पे, चाइना के पास। कहें लोग कि भैया हमको लोन दे दो। आखिर ये लोग तो अल्टीमेटली चाइना के ही रखेल हैं ये लोग, तो लोन मांगने वहां गए, लेकिन हो गया यहाँ खेला। चाइना के पास अभी भयंकर बवाल चल रहा है। चाइना ने पूरी दुनिया में घूम घूम लोन बांटा था, श्रीलंका में बांटा, अफ्रीका में बांटा, बांग्लादेश में बांटा, म्यांमार में बांटा, और सारे देश लोन चुका नहीं पाए। अब चाइना के बैंकों के पास पैसा हो गया खत्म, और जो लोग चाइना के बैंकों में पैसा रखे थे वो लोग गए मांगने कि हमारा पैसा दो, तो बैंक कर रहा आपका पैसा तो श्रीलंका को दिए थे डूब गया, आपका पैसा माली को दिए थे डूब गया, आपका बांग्लादेश को दिए थे डूब गया, म्यांमार को दिए थे डूब गया। अब वहां के लोग भयानक सड़कों पे उतर गए कि चोट्टा हमारा पैसा तुम डुबा दिए यहाँ पे। तो चाइना गवर्नमेंट ने सड़कों पे टैंक उतार दिया, कहा कि ससुरा तू नहीं, तुम ज्यादा कूदेगा उड़ा देंगे तोरा टैंक कैसे, यहाँ पर इतना खतरनाक है सब। तो एक तो इनके पास पैसा नहीं है, ये पैसा देने वाले भी नहीं है। दूसरा चाइना फंसा हुआ भी ताइवान इशू वाले पर, तो चाइना इनको पैसा नहीं दिया। दूसरा चाइना के लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि इधर कई ऐसी घटना हुई हैं जो पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट हुए हैं, उसमें चाइनीज वर्कर मारे गए हैं और टारगेटेड मारे गए। दासू डैम में मारे गए थे, उसके बाद चाइनीज सब AK-47 लेके ड्यूटी करता था, बस से जो जा रहे थे उस बस को जला दिया गया, चाइनीज जिंदा जल गए वहां पे। तो डर के मारे चाइनीज ऐसे लाइन लगा के भागने लगे वहां पर, कराची एयरपोर्ट से भाग गए। ससुरा कहाँ रहेंगे हम चाइना में। तो चाइना पाकिस्तान के ऊपर लोन तो दिया नहीं, कर्जा माफ किया नहीं, उल्टे लगा दिया $11.6 मिलियन का फाइन कि दे चट्टा कहीं का, हमारे नागरिक मरे हैं, सुरक्षा दो नहीं तो इतना पैसा दो यहाँ पर। तो पाकिस्तान के पास तो था नहीं, गरीबी में आटा गीला हो गया। पाकिस्तान को हर हाल में अपना कर्ज हटाना पड़ेगा वरना पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान के संसद ने एक ऐसा विधेयक पास कर दिया कि पाकिस्तान अपने किसी भी एसेट्स को, जैसे हाईवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया या फिर बंदरगाह हो गया, इसे विदेशी को बेच सकते हैं और इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। सोचिए कि ये लोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट को साइड कर दिए। अब इन्होंने ग्वादर पोर्ट तो बेच रखा है, ग्वादर पोर्ट बचा नहीं, इनका एयरपोर्ट कोई लेने वाला है नहीं यहाँ पर। तो हो सकता है कि ये हाईवे वगैरह को बेचे कि भैया तुम यहाँ से टोल वसूल के ले जाओ यहाँ पर। हद तो तब हो गया वहां की महिलाएं इसका विरोध करने लगी, क्योंकि चाइनीज जो थे पाकिस्तानी लड़कियों को लेके जाने लगे चाइना में। किसी भी देश के लिए इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। ये पाकिस्तानी न्यूज है, देखिए यहाँ पाकिस्तान का झंडा भी है। ये पाकिस्तानी लड़की को कॉल को लेके जा रहा था चाइना में, यहाँ पे विरोध हो गया यहाँ पे। तो अब पाकिस्तानी लड़कियां अब जाएंगी
जाएंगी कर्जा उतारने के लिए। यार कोई भी देखो, हम लोग को भी इतना शर्म लगता है देश सुनते कि पाकिस्तान वालों का क्या क्या हाल हो गया वहाँ पे, ये हाल है। और पाकिस्तान के लोग भी देख रहे होंगे, तो ये आप ही के यहाँ का न्यूज है, ये हमारे यहाँ का न्यूज नहीं है। चाइनीज भड़क गया कि हम ले के जाएंगे उसको यहाँ पर, तो ये हाल हो गया पाकिस्तान का। और उसके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं। सीपीईसी सड़क में ऑलरेडी उसने कर्जा ले रखा है इतना बड़ा सड़क बनाने में और चारों ओर फैक्ट्री लगाने में, फैक्ट्री तो लगी नहीं। दूसरा ग्वादर पोर्ट इसने 40 साल के लिए लीज पर दे रखा है, तो इसके पास अब बेचने के लिए कुछ है नहीं। अब चाइनीजों का बलूचिस्तान के एरिया में कब्जा होते जा रहा है। बलूचिस्तान खनिज संपदा से बहुत भरा हुआ है और बलूचिस्तान के खनिज को चाइना निकाल रहा है और यहाँ बलोच वाले मिल के उसको मार रहे हैं। बलोचों का कहना है कि ससुरा हमको अलग करो, जब तुम हमारे साथ भेदभाव करते हो तो हमको अलग करो। देखिए पाकिस्तान की समस्या समझिए, कोई भी देश को एजुकेशन बहुत जरूरी है और ना उस देश के अंदर जाहिलियत भर जाएगी। पाकिस्तान में जो पंजाबी लोग हैं उन्हें ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। कहा जाता है कि गोरे गोरे लोग होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वैल्यू पंजाबियों को दिया जाता है, उसके बाद वैल्यू सिंधियों को दिया जाता है। पाकिस्तान में यही दो लोग इज्जत से जी सकते हैं और सबसे कम वैल्यू दिया जाता है बलोचों को। तो बलोच को इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती है। हालांकि अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे ज़्यादा तो पंजाबियों की इज्जत होती है, उसके बाद सिंधियों की, बची कुची जो इज्जत एकदम कचड़ा बराबर देते हैं सब बलोचों को। इससे भी गए गुजरा इज्जत देते हैं सब बंगाल को, पूर्वी पाकिस्तान को। ये बांग्लादेश जिसे देख रहे हैं ये तो पूर्वी पाकिस्तान था। ये पाकिस्तानी इन्हें कहते थे कि ये बंगाली काले होते हैं, इन्हें किसी काम लायक नहीं रखते थे। तो यही हुआ कि बंगाल में मुक्ति वाहिनी खड़ी हो गई और 1971 में भारत के सहयोग से यह मुक्ति वाहिनी ने आजाद करा दिया और 1971 में बांग्लादेश टूट गया। यह इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा 50 सालों के बाद, 60 सालों के बाद। 2030 तक यहां से बलोच भी अलग हो जाएगा। बलोच का कहना है कि ससुरा तुम हमको निम्न कैटेगरी का समझते हो तो हम क्यों तुम्हारे साथ रहेंगे यहाँ पर। तो बलोच अभी यहां से 2030 तक क्या हो रहा है, ये अलग होने की लगभग 99.99 संभावना है कि बलोच अलग हो जाएगा। तो बलोच को समझिए, बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया 1 अप्रैल 1948 को, जबरदस्ती यहाँ बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। तभी से बलूचिस्तान में यहाँ इसका विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान का जो एरिया है टोटल पाकिस्तान का 40% एरिया है ये बलूचिस्तान, लेकिन यहाँ आबादी इतनी कम है, महज 7% आबादी रहती है, 7%, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से पहाड़ और पठार है। लेकिन यहाँ खनिज संपदा बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के टोटल गैस और पेट्रोलियम का 45% इसी बलूचिस्तान से निकलता है। उसका टोटल खनिज जो मिनरल है, कॉपर है, ये सब बलूचिस्तान से निकलता है। इसकी सीमा अफगानिस्तान से और ईरान से लगती है, इसलिए इसका स्ट्रेटेजिक महत्व भी है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह भी यहीं से है। सीपीईसी सड़क भी इधर ही जा रहा है। लेकिन इन सारे चीज़ों में बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया गया, ना ही कोई कायदे की यूनिवर्सिटी खोली गई, ना ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया, ना ही किसी इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाया गया। यहाँ किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं किया गया और उल्टा तो यहाँ पे सेना लगा दिया गया जो यहाँ लोगों को घर में घुस घुस के मार देती है, और चाइनीजों को भर दिया गया जो यहाँ की लड़कियों को उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये एरिया में भीषण बवाल हो गया है। अब इन लोगों का कहना है कि हम क्या रहेंगे, अलग रहना चाहते हैं। तो ये बलोच वाले लोग अलग रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे डबल समस्या समझिए कि बलोच जो है इनको भारत का समर्थन है, ये भारत के मतलब फेवर में रहते हैं। देखिए जब भी बलोच का झंडा देखिएगा तो इंडिया का झंडा साथ में रहेगा। तो बलूचिस्तान में ये अशांति देखकर यहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये भाई साहब देख रहे हैं, ये जो हीरो की तरह है, तो हम लोग के लिए तो ठीक है, ससुरा मार रहा है पाकिस्तान को, मार भाई तुम और तगड़ा एकदम यहाँ पे। तो हम लोग के लिए क्या कचरा है, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। इंटरनेशनल रिलेशन में तो यही होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा एथिक्स वाले हैं, खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते हैं इनका। लेकिन आप तो समझदार हैं यहाँ पे। तो तहरीके तालिबान कहता है कि हाँ ये अलग होना चाहिए। दूसरा जो बलोच लोग हैं, लोग बलूच, ये भी अब पाकिस्तान से कहने लगे हैं कि हमको अलग करना है। और हद तब हो गई जब फरवरी में इन बलोचों ने पाकिस्तान के 200 रेंजर जवानों को, उनके जो बीएसएफ होती है रेंजर, मार के मौत के घाट उतार दिया वहाँ पर। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि 26/11 पे हमला कराओगे, कश्मीर में कराओगे, अब तुम ससुरे खुद मरोगे। अब इसमें भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि इनका थोड़ा समर्थन करना चाहिए, जो बलोच हैं। अब इसमें ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने समर्थन नहीं किया था। 2016 में लाल किले पे से
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि पीओके और बलोच के लोगों के साथ उनकी सहानुभूति है, इससे बलोच लोगों का मनोबल बहुत बढ़ गया। अब बलोचों का मनोबल बढ़ेगा ना तो ये विद्रोह कर देंगे, लेकिन ये लुका छिपी की तरह नहीं हो पाएगा। और हाँ, ये बात हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, इनके एक लिमिटेशन है, ये कुछ भी बातों को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग तो बोल सकते हैं। हम लोग तो कहते हैं भैया खुला समर्थन है भारत का। बलोच लोगों से कहते हैं कि इशारा समझो, हम लोग भी खुला समर्थन इशारों में ही किए थे मुक्ति वाहिनी का, और 1971 में अलग हुआ था। तो जितने बलोच भाई लोग हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे अइबे करेंगे, हमारा विक्रांत पीछे से आएगा, सब आएगा यहाँ, बस एक बार आगे बढ़िए। सरकार का काम क्या है कि वो खुल के तो कुछ नहीं बोल सकते ना, फंस जाएगी। तो सरकार का काम थोड़ा पर्दे के पीछे होता है। तो हम लोग का काम है बलोच लोगों का मोरल बढ़ाना, तो मोरल हाई हम लोग कर देते हैं। बाकी मटेरियल पहुंचाना सरकार का काम है, हमारी रॉ है, मटेरियल पहुंचा दे। हम लोग के लिए एक फायदा यह है कि हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है लेकिन बोल नहीं सकती। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में एक दबाव बन जाता है कि आप क्यों किसी देश को तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो भारत के लिए ये एक बहुत अच्छा दबाव है कि अगर तुम कश्मीर को अशांत करोगे तो ससुरे हम तो तुम्हारा तूरिये देंगे, और हमें तोड़ने में जाता क्या, पहले से एक्सपीरियंस है हम लोग के पास 1971 का, इसी को दोहरा देंगे 2030 में। और तुम्हारे पास तो अर्थव्यवस्था नहीं है, ससुरे खाए भी ना मर रहे हो यहाँ पर। देखिए, बलूचिस्तान का अलग होना या अशांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है कश्मीर के सिक्योरिटी के लिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% एरिया है। अगर ये अशांत हो गया, यहां विद्रोह हो गया आजादी के लिए, तो पाकिस्तान को अपनी सेना को यहां से बुलाना पड़ेगा कश्मीर से, और यहां पर जाके इंसर्जेंसी को शांत करना पड़ेगा, जिससे कि हमें फायदा होगा और कश्मीर शांत होगा। तो कश्मीरी भाइयों की शहादत न हो, कश्मीर शांत हो सके, भारत का कश्मीर भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, वहां भी विकास हो सके। इसलिए कश्मीर के विकास के लिए यह जरूरी है कि एक नए देश का उदय हो, और इसके लिए जहां तक हो सके हम लोग से तो जितना बनता है कर सकते हैं। हम मोरल बढ़ा सकते हैं, आइडियाज आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मटेरियल सरकार ले आएगी। बलोच लोग, आप याद रखिए, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, बाकी सारा काम हम लोग कर देंगे यहां से। तो ये बलूचिस्तान का ये एरिया अशांत होना जरूरी है। इससे एक तीर से दो निशान होगा। एक, पाकिस्तानी आर्मी इधर मोबिलाइज होगी, दूसरा पाकिस्तान का जो चाइना का ये जो सीपीईसी का सपना है ये भी धाराशायी होगा। ग्वादर पोर्ट का पूरा पैसा फंस जाएगा। अब ससुरा चाइना, अब चाइना की मजबूरी बनेगी कि उसको मलक्का होके ही आना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसका आइडिया था कि इधर से इधर अरब सागर में चले जाएंगे, भारत को बाईपास कर देंगे। अब ससुरे बाईपास करके देखो, हिंद महासागर में तो उघारे करके मारेगी इंडियन नेवी तुम चाइनीज लोगों को। तो भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है ये बलूचिस्तान का मामला खेलना, और अभी मौका बहुत बेहतरीन है। बलूचिस्तान वाले लोगों के लिए मोरल के साथ साथ मटेरियल की भी जरूरत है, और बलूचिस्तान वाले लोगों को भी कहते हैं एक बार तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक समय था जब पाकिस्तान जो था ना, चाइना के गोद में बैठा था। आइए, हमारा चचवा क्या बोलता था, ये चोट्टा साला क्या कह रहा था कि हमारी और चाइना की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है और समुद्र से भी गहरी है। चोट्टा कहीं का। अब बोलो कि हमारा और चाइना का कर्जा हिमालय से भी ऊंचा है, समुद्र से भी गहरा है, दूसरे के बल पे कूदेंगे। देखिए, मेन आप समझिए गहराई से, कभी भी किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो किसी दूसरे देश पे नहीं कूदना चाहिए। एक समय था ये ससुरा अमेरिका के दम पे कूदता था, बाद में चाइना के दम पे कूदा, दोनों ले लात मार दिया। तो ये मोरल है लेसन, किसी को दूसरे देश पे नहीं कूदना चाहिए। यूक्रेन तो कूद रहे थे, मरा गए छुट्टा। दूसरा कि हर देश को अपने खुद के विकास पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे के टांग नहीं लड़ाना चाहिए। हम लोग मंगल ग्रह तक चले गए, ये ससुरा अभी कश्मीर में घुसने के लिए सोच रहा है। तो अगर ये टांग नहीं लड़ाता, कश्मीर से 370 हट गया, धीरे धीरे आने वाली जितने कश्मीर के उग्रवादी हैं सब, ये चोट्टे 30-40 साल में मर जाएंगे सब। उसके बाद नई जनरेशन वो भारत से कंधा मिला के चलेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा 370 क्या है। लॉन्ग टाइम में सोचिए यहाँ पर। दूसरा, हर देश को अपना एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान ने कभी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। और सबसे जरूरी, आत्मनिर्भर बनिए। हम लोग आत्मनिर्भर की ओर बनेंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे खतरनाक जो चीज किसी देश को बर्बाद कर देता है, धार्मिक लोगों का देश के ऊपर वर्चस्व हो जाना। यहाँ फ्रांस देखिए, फ्रांस के राजदूत को लात मारो, इनको मारो, उनको मारो। अरे यार, धार्मिक चीजें घर के अंदर की चीज है, बट देश के ऊपर धर्म हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज है जो कभी मतलब आप उसमें आपको प्रॉफिट लॉस कुछ सोचना ही नहीं देता आपको। तो पाकिस्तान में क्या हुआ, यही सारी समस्या हुई, धर्म हावी हो गया। आज पाकिस्तान जा रहा है यहाँ पे 2030 तक, ये गारंटी है, लिख लीजिए यहाँ पर, कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान टूटेगा और उसमें हम लोग भी अपना योगदान देंगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया का यही तो फायदा है यहाँ पर, ताकि हम अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें एक चीज को समझने से पहले आपको कई अलग अलग चीजों की जरूरी होती है यहाँ पर। अब क्लास में क्या होता है
कि आदमी पूरा का पूरा एक लंबा लेक्चर लिया रहता है क्लास में, डेली 4 घंटा 5 घंटा, तो एक फाउंडेशन बिल्ट हो जाता है, तो समझने में इजी हो जाता है। खैर हमारी कोशिश रहती है कि एकदम सरल से सरल भाषा में आपको ये चीज़ों को समझाया जा सके। आई होप आप समझे होंगे। बाकी जो क्लासेज चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए और मेहनत लगा के पढ़ाई कीजिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जी तो दोस्तों वीडियो हो गई है ख़त्म। तो ये पटना की है खान सर, तो बड़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आई खान सर की। अच्छा ये 2-3 टॉपिक हैं इसमें, ये काफ़ी सवाल उसने किए हैं। मैं तो स्टार्ट करूँगा शुरू से। लास्ट पेज उसने कहा ना अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, हर कंट्री को किसी के मोटे पे रख के नहीं चलानी चाहिए कंधे पे। ये बिल्कुल खान सर की बात ठीक है, किसी के कंधे पे रख के नहीं चलानी चाहिए, अपने पाँव पे खड़े होके चलना चाहिए, किसी की आस उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमेशा वो नुकसान में ही डालते हैं। ये तो बात ठीक है खान साहब की। दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं बार बार आगे सवाल और भी काफ़ी इस खान साहब ने किए, और मैं ये बताता जाऊँ कि जो बोला जा रहा है ना बलूचिस्तान को, ये 2030 में बोल रहे थे, लिख के रख लो 2030 में बलूचिस्तान अलहदा हो जाएगा। मेरे खान सर जी बात ये है, उस वक्त भुट्टो था, इस वक्त इमरान खान है। ये वो ही इमरान खान है जिसको आप मेजर साहब और आलोक सर और आप खान सर कहते हैं कि इमरान खान आएगा तो हमें दुश्मन किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान खुद ब खुद ही पाकिस्तान को तबाह कर देगा। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप भी खान सर, आलोक सर, मेजर साहब, सारे हिंदुस्तानी भाई ये बात पत्थर की लकीर की तरह लिख लो। अब अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्ती रहे इमरान खान साहब की। इमरान खान इंशाल्लाह आने वाला है और उसका नींव उसने रख दी है, बुनियाद हो चुकी है। अब इमरान खान ही आएगा, और यही इमरान खान जिसको आप बोलते थे ना ये हमें दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं, ये खुद ऐसा करेगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, वो वक्त चला गया। अब 2030 में पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलहदा नहीं होगा, वो खालिस्तान अलहदा होगा, ये याद रख लेना। इंडिया से खालिस्तान अलहदा होगा, इंडिया से खालिस्तान अलहदा होगा। उसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने रख दी है और 2018 में रखी है। वो बुनियाद है करतारपुर। करतारपुर करतारपुर याद रखना। पूरी दुनिया में सिख इमरान खान का एक छाती पे इमरान खान की तस्वीर लगाते हैं, इवन के फ्रूट के ऊपर भी इमरान खान की तस्वीर लगी होती है। नहीं हर रोज करतारपुर का इसमें क्या क्रेडिट जा रहा है? क्रेडिट तुझे पता ही नहीं फिर किसी बात का। सारी दुनिया तू तो बेवकूफ बैठा यार। ये भी तो देखे ना बेवकूफ आप किसी बंदे का दिल जीत रहा हूँ शुरू से करतारपुर में आ गए। नहीं अच्छा इस बंदे को मुझे ये बता दे नजीर से, मुझे इतना पूछ दे कि 74 साल से आज अगर किसी सिख की जरूरत हुई करतारपुर आने, शुरू से आ रहे हैं। नहीं करतारपुर नहीं थे आते यार। मैं कहता हूँ ऐसा जैल बंदा मैंने नहीं कभी देखा जो 74 साल से करतारपुर पाकिस्तान के हिस्से में है, उधर गए नहीं। 1947 के बाद वो सिख कभी आ ही नहीं सके, वो दूरबीनों के साथ ऐसे देखा करते, बॉर्डर पे खड़े होकर देखते थे। और वाहिद बंदा है, वाहिद बंदा हसन भाई, वाहिद बंदा जिसका नाम जो लीडर अब बनने जा रहा है इमरान खान है, उसने ये करतारपुर किया है। ये सिखों के दिल पे राज कर रहा है। अभी वो बॉर्डर उन्होंने ओपन किया था यार, बॉर्डर तो ओपन करने में खालिस्तान फिर कैसे बनने जा रहा है? और यार पता नहीं तुझे समझ ही नहीं आ रहा इसमें खालिस्तान क्या है? मैं तुझे वो ही तो बताने जा रहा हूँ। जिस तरह वो कह रहे हैं ना बलूचिस्तान चाहता है, वो उसने परचम उठाया है कि हम इंडिया का परचम उठाया हुआ है, हम पाकिस्तान में खुश नहीं। ये खान सर बता रहे थे ऐसे ही है ना। मेरा भाई जब T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने इंडिया से मैच जीता, उस दिन क्या दिल्ली के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर पाकिस्तान का परचम नहीं उठाया गया, या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए, या मोदी और योगी ने बोला था, योगी ने तो खुद बोला था इन बंदों को पाकिस्तान भेजो। ये पाकिस्तान का नारा क्यों लगा रहे हैं? ये पाकिस्तान की क्यों सपोर्ट में बोल रहे हैं? इंडियन हार जीत होती रहती, पाकिस्तान का नारा क्यों लगा रहे हैं? इन्होंने पाकिस्तान भेजो, उनको सजा होनी चाहिए। इसी तरह जिस तरह ये खान सर बता रहे हैं ना, वो परचम उठाया इंडिया का किसी ने। क्या मैं इंडिया का परचम इधर उठा लेता हूँ, क्या इससे साबित हो जाएगा कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ?
या मैं यार वो तो एक अमन का पैगाम था ना, वो तो अक्सर लोग जो है वो कश्मीरी हो या चाहे इंडियन हो, नहीं, अमन इसमें कैसे आ गया? भाई अब कश्मीर एक बात मेरी भी तो अब सुनो। बलोचिस्तान नहीं, मुझे के जो- अमन- यार एक बात अगले की बात मुझे अमन साबित कर दे कि अमन कैसे। अमन की बात तो ऐसे ही ना, एक साइड पे जो है वो इंडिया का परचम बना होता है, दूसरी साइड पे जो है वो पाकिस्तान का बना होता है। वो परचम की नहीं बात, वो परचम जो डंडे के ऊपर लगा हो, वो फ्लैग बड़ा, वो लहराया गया था जब पाकिस्तान T20 मैच जीता था इंडिया के अंदर काफी शहरों में, और इंडिया को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा आया था और ये कहा गया था योगी आदित्यनाथ जो यूपी के वजीर आला, उसने बोला था इनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम, जिन्होंने ये परचम उठाया और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा और क्यों उनकी लगाया। सपोर्ट में बोल रहे हैं भाई, पाकिस्तान की सपोर्ट में। वो पाकिस्तान की सपोर्ट में बोले थे, इससे हम क्या हसन ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की जीत की सपोर्ट में बोले थे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, क्या हम ये मान लें वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये खुशी की थी, मनाई थी भी पाकिस्तान एक जीता है, बस एक स्पोर्ट की तरह उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद एक झंडा उठा दिया। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि वो फिर यार पाकिस्तान वो बनना तो चाहते ये हैं। बात ये है ना कि उन्होंने खिलाड़ी को सपोर्ट किया होगा या टीम बिल्कुल को। इसी तरह एक परचम किसी ने उठा लिया तो खान सर कह रहे हैं ये देखो परचम उठाया जा रहा है बलोचिस्तान के परचम के अलावा, वो इंडिया के साथ मिलजुल के वो रहना इंडिया चाहते हैं, वो ये चाहते हैं हम इंडिया में जाना चाहते हैं, इससे ये साबित नहीं हो सकता ना, हम कह सकते हैं ये बात होगी। करतारपुर याद रख लेना खुला है तो सिख भाई जो है वो भी खालिस्तान चाहते हैं इंडिया के अंदर, मेरा भाई वो ये भी अलग याद होना रख चाहते लेना। हैं इंडिया से अलग। उन्होंने कितने जल्द से कितने जुलूस कितने एहतजाज धरने किए दिए, हैं। कितने बड़े एहतजाज किए हुए हैं। आप भी थोड़ा सा इत्मीनान के साथ बात सुना करें जिस तरह हम सुनते हैं, हम भी सब्र के साथ सुनते हैं, आपकी तरह गाली नीचे नहीं लिखते, आप जितनी मर्जी आप करो उस बंदे के जमीर का पता चल जाता है ये कितनी औकात का कितने जमीर का बंदा है, ठीक है ना मेरा भाई। आप भी तहम्मुल और सब्र से सुना करो, हम भी आपकी सुनते हैं, हमने खान सर की सुनी है ना, हमारी कंट्री के खिलाफ बोला है ना, हमें तोड़ने की बात की गई है कि ये 2030 में ये खाल है, ये बनने जा रहा है, बलूचिस्तान एक जो अलग अलग बनना हो चाह रहा है, जाएगा। बांग्लादेश बनना चाहता है। हम भी तो सुन रहे हैं ना, आप भी सुने, दिल खोल के कान खोल के आंखें खोल के सुन लो मेरा भाई, ये बलूचिस्तान कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि उस वक्त भुट्टू था, अब इमरान खान होगा। लेकिन बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, वो क्यों लेकिन होगा? बलोचिस्तान गिलगित बलोचिस्तान जो आप कहते हो हमारा हिस्सा है ना, आपका पहले कभी था ना आपका हो सकता है, वो पाकिस्तान पीओ का के पाकिस्तान का ना हिस्सा आपका है। पहले था ना अब आपका हो सकता है, ना ही भाई आप ले सकते हैं, कभी भी आप नहीं ले सकते, ये आप लिख लो, कभी भी पाकिस्तान का कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान पूरा जितना है जिसमें ये बन रहा है ना सी पैक, आप नहीं ले सकते। आप बातें आप भी कर रहे हैं भाई हम लेंगे, कभी आज जगह 74 साल में नहीं ले सके, हम भी कह रहे हैं हम लेंगे, हमारी तो पाकिस्तान की तरफ लेकिन से। इंडिया तो भाई सुहाने ख्वाब देख रहा है, वो जी कह रहा है जी बलोची जो पाकिस्तान की यार, सेना है वो बलूचिस्तान में आ जाएगी भाई इधर से जो कश्मीर ख्वाब है, वो देखने खाली हो में जाएगा, हम जो है भाई वो कब्जा लेंगे। नजीर भाई ख्वाब देखने में सोचने में हसन भाई कोई पाबंदी नहीं, जी बिल्कुल। आप उधर बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, यार वो तो बातें तो करने वाले करते रहते, जैसे बिल्कुल करें, पाकिस्तानी भी तो बोलते रहते कि हम जम्मू लेंगे, आज तक ले लिया है। नहीं ले सके ना, हम भी नहीं ले सके। हमने बोला था कश्मीर जम्मू हम लेंगे, आपने 370 हटा लिया, वो लगाया भी आपने था और आपने हटा भी लिया, वो आपका मर्जी हिस्सा, उनकी भाई, उनकी आपकी वो बात। आपका हिस्सा आपने हटा लिया, ठीक हो गया भाई, कशीदगी बनी, ठीक हो गया, वो आपने हटा लिया, बेहतर हो गया आपके लिए। लेकिन हमारी तरफ से आप गिलगित बल्तिस्तान या पीओके कभी ले ही नहीं सकते आजाद कश्मीर। और आप और अगर दूसरी कहेंगे बात ना, वो आ गई। नहीं एक बात कर लेने दो, आप कहेंगे ना भी इधर बलोचिस्तान अलहदा होगा, ये 1971 नहीं, ये 2022 है, उस वक्त भुट्टू था, इस वक्त इमरान खान है, ये ही इमरान खान है, याद रख लेना, ये अब लंबी हुकूमत करेगा और दुनिया के जाने पहचाने लीडरों में ये इमरान खान होगा, अपने आप का लोहा भी ये अपने आप को लोहा मनवाएगा। और आप भाई आपकी जिंदगी रहे, अल्लाह जिंदगी रखे और हमारी भी जिंदगी रखे। और मैं आपसे पूछूंगा, जिस तरह मैंने आपको बोला था इमरान खान उतरेगा, फिर इमरान खान आएगा, वो उतरा और फिर देख लो उसने कदम रख लिए, अब फिर आने वाला है। अक्सरियत के साथ आपको इंशाल्लाह मोदी की तरह 2 इंतहाई अक्सरियत के साथ आएगा और सदर पाकिस्तान भी बनेगा, और पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मजबूती से आएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह मजबूत होगा। और ये याद रख लेना, हम जिस तरह भी हमें करना पड़ा, हम अपना कर्जा भी उतारेंगे, अपनी इकानमी भी बढ़ाएंगे, बलूचिस्तान भी
कभी नहीं टूटने देंगे, किसी का ख्वाब सच्चा नहीं होने वो देंगे। पाकिस्तान का हिस्सा और ये पाकिस्तान बात के साथ क्लियर हमेशा होगी रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ये पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तान में ही रहेगा। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, जुदा नहीं कर सकती पाकिस्तान। बिल्कुल। और बात और रही दूसरी वो उसामा बिन लादेन की बात कर रहे थे 9/11 वो की। पाकिस्तान से ही वो उस पे अटैक हुआ है, सरदारी तौर में हुआ था। भाई मैं ये कहूँगा उसमें रासन जो उसामा है या पजामा है जो भी है वो अब दुनिया से चले गए हैं। ऐसे बेगैरत बंदे की हम सपोर्ट नहीं करते भाई। जो इंसानियत का कत्ल करेगा, बेगुनाहों का कत्ल करेगा, वो बेगैरत है, वो इंसान का बच्चा है ही नहीं। मैं ये खुला वाज़ा बोल रहा हूँ, वो बेगैरत था उसामा, उसने इंसानियत के कत्ल करवाए। ये टीटीपी, ये टीएलपी, ये जितने भी हैं ये बेगुनाहों को जो मारते हैं, जो इंसानियत का कत्ल करते हैं, वो बेगैरत है, वो लानती इंसान है, उन्हें जीने का दुनिया में कोई हक नहीं है। और ये सबसे बड़ी जो जड़ है वो अफगानिस्तान से ही है, जिसको आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। पहले आप हमें मशवरा दिया करते थे ये सांप पाकिस्तान सांप को दूध पिला रहा है, ये आपको ही डसेंगे। हमारा तो जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब इंशाल्लाह नहीं होने वाला। अब अच्छाई के ही दिन है। अब आप वो करने जा रहे हैं मेरा भाई, अब आप उनको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। देख ले, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ही सांप जो हमें बोला करते थे ये सांप है। अब आप खुद उन सांपों को ट्रेनिंग देने जा रहे दूध हैं, पिलाने जा रहे दूध हो। पिला रहे हो। नहीं हो सकता उन्होंने भी तो बंदोबस्त किया ही होगा। अगर वो दूध पिलाने जा रहे हैं, वो ऐसे तो नहीं तो छोड़ेंगे। मेरा भाई ये वक्त साबित करेगा, ये सांप को दूध पिला रहे हैं। तो ये जितनी दहशतगर्दी मेरा भाई है ये अफगानिस्तान से शुरू होती है, वहां से उठकर ये सारी दुनिया में फैले हुए हैं। और जो 9/11 हुआ था, जो अमेरिका में वो नुकसान हुआ था, जिस तरह उसको मरवाया गया, ये जरदारी ने ये मरवाया था, उसकी हुकूमत में ये मरा था और एबटाबाद में ये मरा था। तो इसको जिसने मरवाया वो जरदारी है। उधर कैसे हो सकता है भाई इंडिया की आर्मी हमारे पाकिस्तान के अंदर आकर हाफिज सईद को वो मार दे? क्योंकि हाफिज सईद आपकी नज़र में एक दहशतगर्द है। जिस तरह भी आप उसको समझते हैं वो आप समझिए, हम उसको जो समझते हैं वो हम समझते हैं। ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका आए, अमेरिका ने फोर्स पाकिस्तान में आकर उसामा को कैसे मार दी? और मेरे ख्याल भाई ये जरदारी ने बुलवाया था, जरदारी ने। भाई इसमें भी पाकिस्तान की बेइज्जती है क्या? कोई बेइज्जती नहीं भाई, इसमें कोई बेइज्जती कोई नहीं। गैर कंट्री का बंदा अगर पाकिस्तान नहीं में नहीं attack नहीं, करता मैं है- कहता हूँ कोई बेइज्जती नहीं। जरदारी ने बहुत अच्छा कदम उठाया था इस लानती बंदे को मरवाने में। इसने पैसे लिए हैं या नहीं लिए, लिए हैं। मैं तो कहता हूँ अच्छा किया उसामा को उसने मरवाया, उनकी वजह से तो हमारा नाम बदनाम है आज। यार उनका आप खुद उम्र हो तो- गया। नहीं आप फिर किसी से क्यों मरवा रहे हैं? आप खुद अटैक करते हैं उस पर। तो मेरा भाई हमारे वो ही तो हम भुगत रहे हैं भाई। जरदारी ने प्लानिंग के साथ मरवाया था, अच्छा किया मैं तो कहता हूँ। दूसरों का मुझे पता नहीं, अच्छा हुआ। वो मुल्ला उमर देख लो, मुल्ला मसूद देख लो, टीटीपी देख लो, टीएलपी देख लो, ये हाफिज सईद देख लो। इनसे हमें आज अगर कुछ मिला है यार, कुछ कोई फायदा नहीं है। ऊपर से क्या मिला है कि हम दहशतगर्दों में हमारा नाम गया, सिवाय बदनामी हुई। हम तो गए ग्रे लिस्ट में इनकी वजह से, ठीक है। और हमारी आवाम मरी इनकी वजह से, हमारी से जो आर्मी है वो भी मरी इनकी वजह से। उल्टा वो GHQ में देख लो, वो जो हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर मेरा भाई हुआ था, 250 बच्चा मारा गया। वो कौन थे? वो इनमें से ही एक गिरोह था जिन्होंने बच्चों के ऊपर अटैक किया था। वो आर्मी के बच्चे थे, उनको दिन दिहाड़े मारा गया। क्या ये अच्छा किया था? किस लिए हम इनको अच्छा बोलेंगे? मैं तो भाई इनको अच्छा नहीं बोलूँगा, चाहे हाफिज सईद है, मुल्ला उमर है, मुल्ला मसूद है, जो भी है, जो TTLP जो भी है, ये सब बेगैरत है। जो इंसानियत का कत्ल करते हैं वो अच्छे इंसान नहीं हो सकते। उनको जगह और पनाह नहीं देनी चाहिए, उनके साथ खुली दुश्मनी करनी चाहिए, उनको मारना चाहिए भी। मैं तो ये इस हक में हूँ, इन दोनों का मुझे पता नहीं। यार हमारा भी तो इज़ारे ख्याल यही है कि जो बंदा कत्ल करता है उसको जाहिर है जो इंसानियत का कत्ल करता है, मेरे चाहिए। ख्याल में वो अच्छा तो नहीं होगा। बिल्कुल, ये सबको पता है। जो इंसानियत का कत्ल करेगा, बेगुनाहों का कत्ल करेगा, वो इंसानियत के मैं कराने के किसी काबिल ही पार्टी नहीं। के भी साथ नहीं हो, चाहे वो TLP हो, चाहे वो TTP हो, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरे ख्याल से तो ये दहशतगर्दी है जी। तो और बात हो रही थी जे कर्जेबाज मर्जे की, चाइना इनको देगा नहीं, ईरान में चाइना इनको खुद देगा इंडिया नहीं। कर्जे में डूब रहा है। हमारे आर्मी चीफ ने बिल्कुल मांगा है पैसा। और ये जो खान साहब बता रहे हैं, उसने ये शर्त रखी कि हम वो करेंगे दहशतगर्दी मरवाने में मदद करेंगे। मैं तो कहता हूँ मरवाने में मदद करे भाई आर्मी चीफ साहब। अगर उन्होंने किया है तो, ऐसा बोला है तो, ऐसा वादा किया है तो करे भाई।
हम तो खुले दिल से कहते हैं दहशत गर्दों को मरवाएं, चाहे वो हाफिज शहीद हो, कोई भी हो, उसको मरवाएं जो पाकिस्तान का नुकसान करवा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है भाई हमें उससे कोई फायदा आज तक तो हुआ नहीं और आगे चल के भी कुछ होने वाला नहीं। बल्कि फायदा नुकसान इस हुआ। तरह होता है भाई, जिस कंट्री में ऐसा नुकसान नहीं होते वो तरक्की कर रही है। हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला। हमने तो खुशी मनाई थी भी अफगानिस्तान में तालिबानों की हुकूमत आई है, हमने मनाई थी खुशी, लेकिन लेकिन वो हमें उल्टे सीधे पड़ी, हो गए। हमारे गले में पड़ी और अब देख लो हमारा नुकसान ही हुआ भाई। हमारे फौजी भी मारे, हमारे आम जवान भी मारे गए, आम पाकिस्तानी भी मारे गए। इससे कोई फायदा ना हुआ था ना आगे चल के कुछ होने वाला है। और वो ऊपर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जी हमारा दुश्मन है ऊपर से। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ सारी कंट्रियों को मिलकर इनका मुकाबला करना चाहिए, इनको दुनिया से खत्म करना चाहिए। जी तो दोस्तों ये थी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।